ऑल राइट, लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा शब्द है जो आए दिन लोगों की बातचीत का हिस्सा बना ही रहता है। अमेरिका जैसे देश में लोग एक साथ रह तो सकते हैं, लेकिन वहाँ इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। वहीं ब्रिटेन में इसे एक लीगल पार्ट के रूप में इंक्लूड किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में मैरिड कपल्स के लिए भी इसे लीगल माना गया है। फ्रांस में अगर देखें तो दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है इस शब्द को। वहीं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया में इसे एक बड़े क्राइम के रूप में देखा जाता है। लाइक सरिया लॉ में इसे जीना शब्द के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप इसे माना गया है। कई देश ने इस लिव इन रिलेशनशिप के लिए पत्थर मारना, कोड़े मारना, पब्लिकली हेडशॉट करना जैसी टफ पनिशमेंट भी देखने को मिलती है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमें लिव इन रिलेशनशिप का जो शब्द है वो वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में पढ़ना चाहिए या इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ना चाहिए। तो आज हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। इंडिया का स्टेटस क्या है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फेमस केसेस को, जिसके थ्रू लिव इन रिलेशनशिप वाले कॉन्सेप्ट को लीगल स्टेटस मिलना शुरू हुआ इंडिया के अंदर। फिर हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, जियोग्राफी के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें ये वाले केसेस सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही देखने को मिलते हैं, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है वहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स, मोरल्स और मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन पर भी बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डेटिंग ऐप्स के बारे में। डेटिंग ऐप्स किस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप वाले कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करता है, और बहुत सारे जो डार्क साइड है इन डेटिंग ऐप्स के उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डेटिंग ऐप्स में लोगों की पहचान को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। और फाइनली इस वीडियो के एंड में हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्टेटस फॉर लिव इन रिलेशनशिप। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक केस में 2024 का एक केस था, जिसमें एक कपल था, जिसमें मेल जेंडर का नाम मोहम्मद सादाब खान था, फीमेल का नाम स्नेहा देवी था। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ऐसे में स्नेहा यानी लड़की के परिवार वालों ने मोहम्मद सादाब खान के अगेंस्ट किडनैपिंग का केस लगा दिया था, जिससे सादाब खान को अरेस्ट करने के लिए पुलिस अरेस्ट वारंट इशू कर देती है। तो पुलिस से प्रोटेक्शन के लिए सादाब खान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि स्नेहा देवी और मैं यानी मोहम्मद सादाब खान 18 प्लस है, यानी अडल्ट है। तो 18 प्लस होने के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी यानी जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देती है। तो इसके आधार पर हमें प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को नल एंड वॉइड साबित कर दिया था, और मोहम्मद सादाब खान और स्नेहा देवी को प्रोटेक्शन देने से पूरी तरीके से मना कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो आइए बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सादाब खान और स्नेहा देवी को प्रोटेक्शन देने से मना क्यों कर दिया था। इसके कुछ कारण हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला कारण यह है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग रिलेशन लीगल नहीं है, क्योंकि सादाब खान ऑलरेडी मैरिड थे और उनका डिवोर्स नहीं हुआ था, तो मतलब उनकी जो वैवाहिक जीवन था वो जिंदा था। इसी कारण से जो इनका रिलेशनशिप था वो एक्सेप्टेबल नहीं किया गया कोर्ट के अंदर। ये एक्सेप्ट हो जाता अगर मोहम्मद सादाब खान जो है वो डिवोर्स उनका हो चुका होता और उनकी मैरिज जो है वो डेड हो गई होती। दोनों अनमैरिड नहीं थे, इसलिए इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पिटीशन के कैंसिल हो जाने के बाद, यानी कि खारिज हो जाने के बाद, हमारे ऊपर एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन उठता है कि एक्चुअली में लिव इन रिलेशनशिप है क्या। तो लिव इन रिलेशनशिप एक्चुअली में 18 से प्लस अपोजिट जेंडर के लोग एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं बिना शादी के, हस्बैंड वाइफ की तरह। लेकिन इसमें कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता, बस ये बोला जाता है कि एक लंबे टाइम पीरियड से ये लोग साथ में रह रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। तो हमने कुछ हद तक लिव इन रिलेशनशिप की जो स्टेटमेंट है उसको समझ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या लॉ है। तो डायरेक्टली तो कोई लॉ थे नहीं। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के सब क्लोज ए के बारे में बात कर लेते हैं और आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 19 के सब क्लोज ए में राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करी गई है।
पर अलग से कोई भी लॉ या रूल अभी तक इंडिया के अंदर नहीं आया है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। तो यही कारण है, कोई लॉ रूल रेगुलेशन ना होने के कारण लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को कई तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इंडिया के अंदर। पर कई सारे केसेस के थ्रू जो लॉ है इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप के, वो इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस इवोल्यूशन को समझेंगे हम 5 केसेस के द्वारा जो कि इंडिया में हुए थे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। पहला केस था बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर कंसोलिडेशन, जो कि 1978 का एक केस है। सेकंड हम लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 2006 का एक केस है। तीसरे केस की बात करेंगे हम वेलुसामी वर्सेस डी पचेमल केस, जो कि 2010 का एक केस है। चौथे केस में हम इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा, जो कि 2013 का एक केस है। पांचवा जो केस है जो कि 2022 का है, जिसका नाम है कट टुकड़ी एडाथिल कृष्णा वर्सेस कट टुकड़ी एडाथिल व लसन। तो इन 5 केसेस के थ्रू हम इवोल्यूशन ऑफ लॉ के बारे में हम बात करेंगे और समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम केस 1 के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर कंसोलिडेशन 1978। इस केस के थ्रू लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो कपल्स हैं उनकी अवधि यानी कि टाइम पीरियड को डिसाइड किया गया था कि अगर कोई कपल 50 साल से साथ रह रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें मैरिड कपल की तरह बोला जाएगा। पर दोनों एडल्ट होने चाहिए, 18+ होने चाहिए, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होना ज़रूरी है, दोनों कपल मेंटली हेल्थी होने ज़रूरी है। दूसरा जो केस है जिसका नाम है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 2006 का एक केस है। इसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि अपोजिट जेंडर का साथ में रहना किसी भी प्रकार से इलीगल नहीं है, यानी उन्होंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है लॉ के अंडर में। तीसरा जो केस है जिसका नाम है वेलुसामी वर्सेस डी पचेमल केस, जो कि 2010 का एक केस है। इसमें हाईकोर्ट ने कुछ स्टैंडर्ड दिए, जैसे कि दोनों समाज के सामने इस तरीके से रहेंगे कि वो एक जीवन साथी की तरह हैं, और यानी कि छुपने छुपाने वाली स्थिति ना ही हो। इसी केस में जो दूसरा स्टैंडर्ड दिया कि मैरिज की एज जो है वो लीगल होनी चाहिए, दोनों अनमैरिड होने चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट हो, किसी पे भी किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो। टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार से किसी को इस्तेमाल यानी कि किसी का दोहन ना ही करे। इसके बाद केस नंबर 4 आता है, जिसका नाम है इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा, जो कि 2013 का ही केस है। इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि फीमेल पार्टनर को डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट भी कुछ राइट्स मिलेंगे अंडर PWDV 2005, जिसमें महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत फीमेल पार्टनर को कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट राइट मिलेंगे। पांचवा जो फेमस केस है 2022 का, जिसका नाम है कट टुकड़ी एडाथिल कृष्णन वर्सेस कट टुकड़ी एडाथिल व लसन। इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप वाले चिल्ड्रंस यानी बेबीज को लीगल बोर्न माना जाएगा, इलीगल नहीं बोला जाएगा, और ऐसे में जो बोर्न बेबी है उसको फैमिली प्रॉपर्टी का सक्सेसर बनने का अधिकार मिलेगा। तो इन 5 केसेस के जरिए हमने इवोल्यूशन ऑफ द लॉज को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी की वैल्यू, नॉर्म्स, मोरल्स और इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो समय के साथ साथ लोगों के मोराल्स बदलते हैं, लोगों ने ट्रेडिशंस में बदलाव देखे हैं, जिसके कारण जो शादियों के बंधन है वो आज के समय पर टूटने लगे हैं। पहले के ट्रेडिशन में लोग मैरिज के जो इंस्टीट्यूशन है उसके कायदे कानून से चला करते थे, जिसमें शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को 7 जन्मों का साथ मानते थे। पर आज के समय पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने लग गए हैं, जिसमें मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में लोग बंधना नहीं चाहते, क्योंकि उसके कारण जिम्मेदारी आती है, और ऑब्वियस सी बात है लोगों की व्यक्तिगत सोच है और हर किसी को इस चीज़ का अधिकार है। पर ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें अभी से स्टार्ट हुई है, हिस्टोरिकली भी ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में थी। वेदास में 8 तरीके के मैरिज के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्रह्म मैरिज, दिव्य मैरिज एक्सेट्रा। अगर हम गंधर्व मैरिज की बात करें तो ये आज के समय पे लिव इन रिलेशनशिप वाली मैरिज के समान मानी जाती है।
सो इट्स मीन लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट ड्राइव फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। ये लिव इन रिलेशनशिप वाली जो चीज़ है वो वेस्टर्न कल्चर से ड्राइव नहीं हुई है। ये ऑलरेडी हमारे वेदास में एग्जिस्टेंस में थी, जिसे हम गंधर्व मैरिज के नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशंस है जो पुराने समय पे भी लोग इसे देखा करते थे। इसके साथ साथ मनुस्मृति में भी प्री मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। तो इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल भी नई नहीं है। वेदास में भी एग्जिस्टेंस में हैगी और मनुस्मृति में भी एग्जिस्टेंस में ही दिखाई देती है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम जियोग्राफिकली जोड़े तो लिव इन रिलेशनशिप वाले जो कॉन्सेप्ट है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती है वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सिटीज़ वेलकम करती है वेस्टर्न कल्चर का और लाइफस्टाइल्स का। तो फाइनली एट द वेरी एंड अब हम इस लिव इन रिलेशनशिप को करंट सिनारियो से जोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें कई तरीके के हम डेटिंग ऐप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे बम्बल, नेटफ्लिक्स के शो, टिंडर ऐप्स, शादी.com। ये कई तरीके के डेटिंग ऐप्स हैं जिसके ज़रिए जो इंडिविजुअल या फिर अपोजिट जेंडर के लोगों का अप्रोच किया जाया जा सकता है। तो इस ऐप के ज़रिए कई तरीके के डार्क साइड भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ पॉजिटिव्स तो हैं ही, कुछ नेगेटिव भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जो मीडिया है नेटफ्लिक्स के ज़रिए, वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को प्रमोट करता है और उसी कंटेंट को प्रेफरेंस देता है जो लोगों को पसंद आते हैं। तो जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले कंटेंट है वो कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस करके दिखाए जाते हैं, जिसके कारण लोगों की जो फैंटेसीज है वो इस साइड टिल्ट होती है। ज़्यादातर जो 36% के जो केसेस है डेटिंग ऐप्स के, वो हमें बहुत ज़्यादा अपसेटिंग देखने को मिलते हैं और इनके जो एंड होता है वो बहुत, मतलब मर्डर तक भी इसके केसेस देखने को मिलते हैं। जिसमें जयपुर का एक केस है जिसमें एक जो बॉय है वो अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देता है और मर्डर करते वक्त उसका जो वीडियो फुटेज है वो यूट्यूब तक में अवेलेबल हो जाती है। तो जिसके कारण हमें ये देखने को मिलता है कि हमें इस डेटिंग ऐप्स को अपडेट करने की आवश्यकता है, जिसमें जो ऐप्स हैं उसमें हम एआई ब्लड इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी को अप्रोच करना चाहता है तो ही वो इसकी इमेज को देख सके, डायरेक्टली वो इसकी इमेज को ना देख सके। तो एआई वर्जन का इस्तेमाल करके उस इमेज को ब्लर हो जाए उस ऐप के अंदर। और अगर हम इस ऐप में आधार ऑथेंटिकेशन, पैन ऑथेंटिकेशन और कई तरीके के जो स्टेजेस है जैसे ओटीपी, इस तरीके के चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर ओरिजिनलिटी वाले कॉन्सेप्ट इंक्रीज होंगे और जो डार्क साइड है इस ऐप्स की वो हमें कम दिखाई देंगी। और जो केसेस हैं, एक जो ऑथेंटिक व्यक्ति है वही इस ऐप तक पहुँचे, वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि जो लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहना चाहते हैं वो अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक कर सके। आइदर उनका फाइनेंशियल रीजन हो, आइदर एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई रीजन हो, आइदर वो मैरिज इंस्टीट्यूशन को अननेसेसरी मानते हो या फिर वो डिवोर्स जैसी चीज़ों से डरते हो, तो वो इस ऐप के जरिए इन चीज़ों का शिकार ना बने। और अगर हम लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कंक्लूजन की बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए अभी भी इंडिया में लॉ की ज़रूरत है और इसके लिए जो प्रोसेस होगी उसमें हमें इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है। अब वो इंस्टीट्यूशन, लाइक अगर मैरिज इंस्टीट्यूशन को लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो ऐसा कौन सा दूसरा इंस्टीट्यूशन है जिसको लोग अडॉप्ट कर सके, जो कि लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस को भी मेंटेन कर पाए और लोगों की कंपैटिबिलिटी को चेक करने में उन्हें सोशल प्रेशर या फिर सोसाइटी का जो प्रेशर है उसे ना झेलना पड़े। थैंक यू।